हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो रूम। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, किस तरीके से ये डेवलप होता है और क्या क्या हमारा इसका मैनेजमेंट होता है। फ्रेंड्स, शोल्डर पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट इससे अफेक्टेड होते हैं, बट सारे शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होते हैं। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि स्पेसिफिक हमारा शोल्डर जो कैप्सूल है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये शोल्डर ज्वाइंट है, ये ह्यूमरस है। तो जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो एक कैप्सूल से कवर्ड होता है। ये वाला पार्ट हमारे कैप्सूल से कवर्ड होता है। ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी ट्रॉमा या कोई भी रीजन हो, इसकी वजह से ये कैप्सूल एडहेयर हो जाए, मीन्स टाइट हो जाए, तो वो स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये 3 स्टेज में फ्रोजन शोल्डर को हम लोग डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज हमारी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग यानी पेनफुल स्टेज। सेकंड होती है फ्रोजन एंड थर्ड होती है रिकवरी फेज। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेज। ये स्टेज क्या होती है, बहुत पेनफुल होती है, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और स्पेसिफिकली नाइट में पेन सबसे ज्यादा होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं हमारा फ्रोजन स्टेज। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन यानी पेन के साथ साथ में स्टिफनेस भी डेवलप हो जाती है। जो इसके बाद थर्ड स्टेज हमारी आती है वो होती है रिकवरी फेज, जिसमें कि सिम्टम्स धीरे 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 रिकवर होने लगते हैं। तो जो हमारी पहली स्टेज को हम बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेज, उसका टाइम ड्यूरेशन है वो 3 मंथ टू 6 मंथ होता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज हमारी है इसको हम बोलते हैं फ्रोजन स्टेज, वो हमारा होता है 6 मंथ टू 12 मंथ। जो हमारी थर्ड स्टेज इसको हम बोलते हैं रिकवरी फेज, वो हमारी होती है 12 मंथ टू 18 मंथ। ये हुआ 3 स्टेज हमारी। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसके क्या क्या प्रोसेस है, कैसे डेवलप होता है। तो जो फ्रोजन शोल्डर है स्पेसिफिकली डेवलप होता है ड्यू टू रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज और ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन। जब रिपीटेड स्ट्रेन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैप्सूल है उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस करता है और फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है वैसे क्या होता है, वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है और वो फाइब्रोसिस प्रोग्रेसिवली थिकनिंग में कन्वर्ट होती है। मीन्स वो एरिया थिकेंड हो जाता है, जैसे कि स्कार टाइप का। जब वो थिकेंड हो जाता है तो थिकेंड होने के बाद वो एडहेयर हो जाता है और मूवमेंट जो पेशेंट के होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और बहुत पेनफुल हो जाते हैं। अब मैं बताऊं उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज में क्या होता है कि सबसे हमारा पहला कॉज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में क्या होता है, जैसे कोई शोल्डर पेशेंट को इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई भी ट्रॉमा हुआ, तो उसको क्या करते हैं हम लोग इमोबिलाइज कर देते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। जब उसको इमोबिलाइज कर देंगे शोल्डर का मूवमेंट नहीं होगा तो जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे क्या होता है, एडहेयर होता है। तो हमारे सेकंड कंडीशन को बोलते हैं टेंडिनाइटिस। पेशेंट को क्या होता है, टेंडिनाइटिस में पेन होता है शोल्डर में, तो पेन को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, मूवमेंट वो अवॉइड करता है। जो मूवमेंट अवॉइड करता है धीरे धीरे क्या होता है कि वो भी कन्वर्ट हो जाता है शोल्डर के कैप्सूल के एडहेरेंस में। थर्ड हमारा होता है रोटेटर कफ लीजन, यानी कोई रोटेटर की इंजरी हुई वो कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हमारे कॉज होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हम नाइट में इम्प्रॉपर पोस्चर में हमारी स्लीपिंग पोजिशन ही हम सो गए, तो हमारा शोल्डर हमारा एक्सटर्नल रोटेट है उस पर वैसे सो जाते हैं। तो क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस एक ही पोस्चर मेंटेन होने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, जो कि आगे फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में एक कॉज और हमारा होता है, जैसे कि जो लोग आजकल जिम बहुत यूज करते हैं, जिम में क्या होता है कि हम 40 पोस्चर में बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं जो कि आगे चल के फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे हो गए डायरेक्ट कॉजेज। इसके बाद सेकंड हमारे होते हैं इनडायरेक्ट कॉजेज, मीन्स कॉज कोई और है बट वो शोल्डर की प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से जो लेफ्ट साइड के शोल्डर है वो अफेक्टेड हो सकता है। एंड किसी को नेक की प्रॉब्लम है, नेक से पेन क्या होता है, रिफर्ड होता है, शोल्डर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट कॉजेज। इसके बाद जैसे कोई डिजीज जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन होता है। नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में 10 टाइम्स प्रोन होता है फ्रोजन शोल्डर इन डायबिटिक एंड थायराइड हो गया। ठीक है,
ये दो जो कंडीशन है इसमें कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कॉमन होती है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें कि कैसे हम इसको असिस्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है तो सबसे पहले जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। मीन जो पेशेंट का एक्सटर्नल रोटेशन है वो सबसे पहले अफेक्टेड होता है। इसके बाद फिर मूवमेंट और धीरे धीरे अफेक्टेड होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि पेशेंट का अगर शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन है वो पेनफुल जा रहा है या फिर रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, तो मतलब ये फ्रोजन शोल्डर की स्टार्टिंग हो सकती है। इसके बाद हमारा जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसको हम बोलते हैं कोराकॉइड पेन टेस्ट। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है फ्रोजन शोल्डर के लिए, जो टिपिकल फ्रोजन शोल्डर को हम असिस्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, इसमें एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट, एंटीरो लैटरल सब एक्रोमियल एरिया और कोराकॉइड प्रोसेस, इन तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या करते हैं नंबर वाइज टच करते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना पेनफुल है। तो जब पहले हम एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट को चेक करते हैं, इसके बाद हम एंटीरो लैटरल सब एक्रोमियल एरिया को चेक करते हैं, फिर हम कोराकॉइड को चेक करते हैं। तो जो कोराकॉइड जो एरिया है, कोराकॉइड प्रोसेस वाला एरिया है, मीन्स ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है कंपैरिजन टू अदर टू एरियाज। बिकॉज जो MRI फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर है इट इज स्पेसिफिकली कॉज्ड बाय द थिकनिंग ऑफ द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट एंड कोराकॉइड ट्रायंगुलर एरिया, देन लैटरल रोटेटर कफ। ये जो तीन एरिया है ये स्पेसिफिकली फ्रोजन शोल्डर में, ट्रू फ्रोजन शोल्डर में इन्वॉल्व होते हैं। इसके थ्रू हम असिस्ट कर सकते हैं कि हाँ स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर का ही है, कोई अदर रीजन नहीं है। इसके बाद मैं बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट हमारा क्या है। मैंने बोला था ये 3 स्टेज डिवाइड होता है। पहली स्टेज है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, पेनफुल स्टेज होती है। तो इसमें हमें कभी भी पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। हमें इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोथेरेपी को स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम लेजर यूज कर सकते हैं और अल्ट्रासोनिक का स्पेसिफिकली 2 मोड होते हैं, उसके कॉन्टिन्यूअस और पल्स मोड। तो सीवियर पेन कंडीशन हम पल्स मोड यूज करते हैं और क्रायोथेरेपी। तो जो क्रायोथेरेपी है, जो हमारा पल्स मोड है, वो क्या करता है पेन को रिड्यूस करने में वर्क करता है और स्पाज्म को रिड्यूस करने में वर्क करता है। और इसके साथ साथ में हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को, पेन को रिड्यूस करती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारी आती है, इसको हम बोलते हैं फ्रोजन स्टेज। इसमें थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस डेवलप होने लगती है। तो उस स्टेज में हमें क्या करना है, फ्रोजन स्टेज में ज्वाइंट मोबिलाइजेशन के जो ग्रेडिंग्स हैं उसको अप्लाई करना है। लाइक ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 फॉर द पेन, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 फॉर द इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। इसके साथ साथ में पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो हमारी, और साथ में इलेक्ट्रिक जो मॉडलिटीज हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज में रिकवरी स्टेज है, उसमें हम एक्टिव एक्सरसाइजेस विद द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि रिकवरी फेज है तो उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये हमारी 3 फेज है जिसके थ्रू उसको हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली स्टेज है उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया कि 3 to 6 मंथ का, फ्रीजिंग का, फ्रोजन का 6 to 12 मंथ का और रिकवरी स्टेज का 12 to 8 मंथ का। ये हमारा बेसिक आइडिया है फ्रोजन शोल्डर के बारे में। थैंक यू।